हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक संचयन में दिए पाठ स्मृति, जिसे लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। आज हम देखेंगे इस पाठ का भाग पहला। लेखक श्री राम शर्मा जी का जन्म 23 मार्च सन 1892 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका देहावसान सन 1967 में। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: शिकार, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव। आज हम इनके द्वारा लिखा पाठ संस्मरण पाठ स्मृति पढ़ने जा रहे हैं। संस्मरण अर्थात अपने जीवन में घटित किसी घटना को जब हम दोबारा याद करते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण साहित्य की अन्य विधाओं के समान ही एक विधा है जिसमें अपने जीवन की घटित घटनाओं का विवरण लेखक स्वयं ही देते हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण पाठ है जिसमें लेखक ने अपने बचपन की घटना का रोमांचकारी वर्णन किया है। साथ ही कई बाल सुलभ शरारतों का भी सजीव वर्णन इस पाठ में आया है, जिससे हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी शरारतें और हर बात को खुद ही जानने की जिज्ञासा और खेल खेल में उठाई जोखिम हमें मुसीबत में डाल देती हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ स्मृति। लेखक कहते हैं, बात सन 1908 की है। शायद दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा अर्थात कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई थी और 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हो गई थी। आपने देखा होगा कि कई बार सर्दियों के मौसम में भी हल्की हल्की बारिश होती है, तो तब भी बारिश हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसलिए शीत की भयंकरता अर्थात ठंडी की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। लेखक कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़कर खा रहा था। झरबेरी अर्थात जंगली बेर का पेड़। गांव के पास के एक आदमी ने उन्हें देखकर जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र घर लौट आओ। लेखक कहते हैं, मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। अब भाई साहब की मार का डर था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उनकी शिकायत भाई साहब से कर दी है कि आपके भाई यहाँ पर झरबेरी के पेड़ पर चढ़कर बेर खा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि अब जरूर भाई साहब की मार पड़ेगी, इसलिए सहमे सहमे हुए घर की तरफ जा रहे थे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। कसूर अर्थात अपराध, कि क्या हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि भाई साहब ने हमें घर पे बुला लिया। डरते डरते हम दोनों भाई घर में घुसे। आशंका थी अर्थात डर था कि बेर खाने के अपराध में ही हमारे पेशे न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का डर तो दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी है। दोनों भाई मक्खनपुर चिट्ठी लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाड़े के दिन थे ही और उस पर हवा का प्रकोप, यानी कि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि कपकपी सी लग रही थी। हवा मज्जा तक अर्थात हड्डियों तक को ठुठुरा रही थी। इसलिए दोनों भाइयों ने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए अर्थात रास्ते में खाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए।
हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। लेखक कहते हैं, उस समय उस बबूल के डंडे से, बबूल के पेड़ से बने उस डंडे से जितना मोह था अर्थात लगाव था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। और तो और मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन अर्थात यानी कि नारायण यह विष्णु जी का एक नाम है और उनका वाहन क्या है? गरुड़। और हम सभी जानते हैं कि गरुड़ सांपों को मारते हैं। इस प्रकार लेखक के डंडे ने कई सांपों को मार गिराया था, इसलिए उन्होंने अपने डंडे को क्या कहा है? नारायण वाहन अर्थात सांपों को मारने वाला। तो दोनों भाई अपने अपने डंडे लेकर निकल पड़े। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, अर्थात उन्हीं डंडों से आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन अर्थात खुशी खुशी हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि मक्खनपुर लेखक के लिए कोई नया गांव नहीं था। रोजाना वे उनका स्कूल वही होने के कारण वे रोज अपने गांव से मक्खनपुर आना जाना करते थे। इसलिए खुशी खुशी दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेखक ने चिट्ठियों को अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि उनके कुर्ते में कोई जेब नहीं थी। दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग अर्थात 4 किलोमीटर दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था, अर्थात 2 महीने पहले ही लेखक और उनके दोस्तों को इस कुएं में सांप गिरा हुआ है यह बात पता चली। कैसे पता चली? तो बच्चे तो नटखट अर्थात शरारती होती ही हैं। जब वे मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। लेखक अपने दोस्तों के टोली को क्या कहते हैं? वानर टोली थी, यानी कि जो मस्ती मजाक शरारत करते हुए रोजाना अपने गांव से मक्खनपुर और मक्खनपुर से अपने गांव आते थे। लेखक बता रहे हैं कि एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उझकने की अर्थात झांकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला, ढेला अर्थात पत्थर, छोटा पत्थर, ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। लेखक को लगा कि एक पत्थर उस खाली कुएं में फेंक कर देखे तो कैसी आवाज आती है, और उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि अर्थात अपनी बोली की दोबारा वापस आने वाली आवाज को सुनने की इच्छा थी। और इसके लिए जैसे ही कुएं में लेखक ने ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह, किलोले अर्थात क्रीड़ा, खेलता हुआ कोई मृग समूह अर्थात हिरण का कोई समूह के अति समीप यानी कि बहुत नजदीक कुत्ते की भौंक से जैसे वो डर जाते हैं, वैसे ही हम सब डर गए। उसके उपरांत भी सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला उस कुएं में फेंका और उस कुएं के बाद आने वाली उस क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कह लगाए अर्थात हंसी जोर जोर से हंस पड़े। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, क्योंकि टोपी कुएं में न गिर जाए। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी और सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था।
जब पत्थर लगने के कारण सांप फुसकारता था और उसकी फुसकार सुनना इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता था और खासकर लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए लेखक जब दोनों मक्खनपुर जा रहे थे चिट्ठियों को लेकर, तो दोनों जब उस कुएं के पास आए तो उन्हें फिर से कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति अर्थात इच्छा जागृत हो गई। इसमें लेखक सबसे आगे थे। लेखक कहते हैं, मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे कोई छोटा मृग शावक अर्थात बड़े हिरन के पीछे कोई छोटा हिरन का बच्चा चला आता है, वैसे ही छोटा भाई मेरे पीछे पीछे चला आया। लेखक कहते हैं, मैंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर हमेशा की तरह एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी अर्थात कोई मुसीबत आ पड़ी। और उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं। यह बात तो अब तक मुझे स्मरण नहीं अर्थात याद नहीं, पर टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। हमेशा की तरह लेखक की आदत क्या बन गई थी, अपने सर की टोपी को वो उठाते और फिर गर्दन को झुकाकर पत्थर फेंकते। इस बार भी उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने चिट्ठियां अपने टोपी में रखी हैं, और जैसे उन्होंने टोपी उठाई तो चिट्ठियां टोपी में रखी चिट्ठियां नीचे कुएं में गिर गई। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत अर्थात घायल होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। तो देखा आपने कि यहाँ पर लेखक का हंसी मजाक उन्हें किस परेशानी में डाल गया। आज के पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। प्रश्न 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा अर्थात मनस्थिति को स्पष्ट करता है, बताइए। प्रश्न 4, लेखक को अपने डंडे से इतना मोह इतना लगाव क्यों था, उसका कारण बताइए। प्रश्न 5, जैसे लेखक और उसका छोटा भाई मिलकर बेर के पेड़ पर चढ़कर घर वालों से छुपकर बेर खा रहे थे, वैसे क्या आपने कभी अपने दोस्तों या भाई के साथ मिलकर कोई शरारत या कोई ऐसा काम किया है, उसके बारे में लिखकर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला भाग हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।